फिल्मी बुकवर्म में। मैं हूं आयुष्मान मित्रा और मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो की पेशकश करने जा रहा हूं जो आपको यकीन है, मुझे विश्वास है, बहुत पसंद आएगी। मैं एक्चुअली हिंदी में वीडियो देने की बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज की वजह से और कुछ मेरी बीमारी की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। तो मैंने कुछ इंग्लिश में वीडियो दिए, बंगाली में दिए। तो मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा था जिसे मैं हिंदी ऑडियंस के लिए पेश कर सकूं। तो मुझे ये टॉपिक जिस तरह न्यूटन के सामने सेब गिरा था, उस तरह मेरे सामने ये टॉपिक गिर गया, मान लीजिए। एक तरह से हुआ ये कि मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, मनीष मेहरोत्रा। उसका एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है फिल्म, जहाँ फिल्मों के बारे में बहुत सारी ढेर सारी बातें होती हैं। वहां पर एक टॉपिक पर बहुत डिस्कशन चल रही थी। टॉपिक ये था कि वो कौन सी फिल्में हैं जो दर्शकों को तो अच्छी लगी, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पे अच्छी नहीं लगी। आपको लगी कि ये फिल्म बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, ऐसे ही फोकट में उसको सक्सेस मिल गई या क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिल गया। तो मैं सोचा इसको उल्टा करके एक वीडियो बनाते हैं। मतलब कि जो फिल्म ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं हुई, ज्यादा जिसके बारे में सुना ही नहीं गया, लेकिन फिल्म में अच्छी है और आज के कंटेक्स्ट में ये फिल्म काफी एंगेजिंग साबित हो सकती है। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो विद द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म ऑफ द ईयर 1989। इस फिल्म का नाम था गूंज। इसे डायरेक्ट किया था जाने माने अभिनेता जलाल आगा ने। जलाल आगा एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे। उनके फादर आगा बहुत ही बड़े कॉमेडियन माने जाते थे बॉलीवुड के। तो उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर है। इस फिल्म में काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो किस तरह से जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं किस तरह से उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पर ये फिल्म बनी हुई है। और इस फिल्म में बहुत ही रियलिस्टिक सेटिंग थी गोवा की। गोवा के बहुत सारे लोकेशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में गाने भी बहुत अच्छे थे। इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो इस फिल्म में हीरो भी थे। उनका नाम था बिंजू अली और उनका संगीत बहुत ही अच्छा था। मारो सूटा, जवानी के दिन है, प्यार किए जा, समा ये है सुहाना, ये गाने काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन फिल्म पॉपुलर नहीं हो पाई थी। शायद ये फिल्म 89 के मसाला फिल्मों के दर्शकों के लिए थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक थी। कुमार गौरव और जूही चावला और टीनू आनंद के बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस से सजे इस फिल्म को आप जरूर देखिए। मेरे काउंटडाउन के 12 नंबर फिल्म है 1989 में बनी जलाल आगा की गूंज। प्लीज वॉच इट। इसके बारे में मैं एक और फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को काफी एप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली जो कि डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की फिल्मों से अपेक्षा की जाती है। लेकिन यकीन मानिए फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी से कोई कम ये फिल्म नहीं थी। इस फिल्म का नाम था खोया खोया चांद। ये खासकर मुझे और भी इसलिए पसंद है क्योंकि इस फिल्म ने कागज के फूल को एक बहुत सटल सा ट्रिब्यूट दिया था, क्योंकि इसकी कहानी काफी मिलती जुलती थी। सेटिंग भी 50s के बॉलीवुड का था और शैनी आहूजा और सोहा अली खान ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया था। दोनों दिखे भी कमाल के थे, दोनों में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कुछ कमाल नहीं कर पाई और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसको उतनी ज्यादा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अगर आपको एक ओल्ड स्कूल रोमांस चाहिए जो कि ओल्ड टाइम्स में सेट की गई हो, तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित खोया खोया चांद। इसके बाद मैं जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा, ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और ये प्रेरित थी एक ब्रिटिश फिल्म टू चेज द क्रूकेड शैडो से। सस्ता फिल्म के जो लवर्स हैं, जो थोड़ी रेयर फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं धुआं की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, दुलाल गुहा के डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ थे राखी, रंजीता, अमजद खान और पहली बार अपने डेब्यू रोल में सुधीर पांडे, जो कि एक जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट है फिल्मों और सीरियल्स के। तो ये फिल्म थी एक ऐसे रानी माँ के बारे में जिनके घर एक ठग आ जाता है, एक इम्पोस्टर आ जाता है और वो क्लेम करता है कि वो उसका मरा हुआ देवर है। और ये रानी माँ भरसक कोशिश करती है प्रूफ करने की कि ये उनका देवर नहीं है, ये कोई इम्पोस्टर है जो मतलब जायदाद के लालच में या पैसों के लालच में यहाँ पर आया है। तो क्या यही वजह है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया या कोई और वजह है? तो फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो मैं आपको रिवील नहीं करूंगा। आपको इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का निर्देशन बहुत ही अच्छा है।
एडिटिंग उस जमाने के हिसाब से थोड़ी तो स्लो है, लेकिन फिर भी काफी एंगेजिंग है। फिल्म का कैमरा वर्क बहुत अच्छा है और फिल्म के गाने भी बहुत ही अच्छे हैं, खासकर टाइटल सॉन्ग जो आर.डी. बर्मन ने म्यूजिक दिया है और आशा भोसले जी ने गाया है, जो गोल्डन कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही एक एंटरटेनिंग फिल्म है। आप प्लीज देखिए, दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित फिल्म धुआं। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में बात करूंगा वो फिल्म हाल ही में कुछ ही अर्सों पहले रिलीज हुई है। उसका नाम है, तो इस फिल्म का नाम है मेरी प्यारी बिंदु। ये एक तरफा प्यार की कहानी है। एक तरफा प्यार में एक दर्द होता है, एक कहीं ना कहीं एक मिठास भी होती है, कहीं ना कहीं एक एक डेलिकेटनेस होती है। तो इस फिल्म को, इस चीजों को सेंसिटिवली हैंडल करना बहुत सारे फिल्म मेकर्स की बस की बात नहीं है, लेकिन इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा था ये देखकर कि उनको बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आयुष्मान खुराना है, परिणीति चोपड़ा है और हमारे बंगाल की जानी मानी एक अभिनेत्री है अपराजिता आढ्य। उनका भी काम बहुत ही बेहतरीन रहा इस फिल्म में। तो वो आयुष्मान खुराना के माँ का रोल कर रही है। तो इस फिल्म को कोलकाता में सेट किया गया है और बहुत ही प्यारी सी मासूम सी फिल्म है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये बहुत सी जगह स्ट्रीम हो रही है, प्लीज देख लीजिए मेरी प्यारी बिंदु। यकीन है आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। इसके बाद जो फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसे एक जमाने में दूसरी शोले का खिताब दिया था मीडिया ने जब ये मेकिंग में थी, लेकिन इसको मेकिंग में इतने साल लग गए कि जब तक ये 89 में रिलीज हुई तो दर्शकों का इंटरेस्ट पूरी तरह से इस फिल्म से हट गया। इस फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट थी। इस फिल्म में सनी देओल थे, श्रीदेवी थी, अनिल कपूर थे, मीनाक्षी शेषाद्री थी, राजेश विवेक जी थे और कुलभूषण खरबंदा थे। जी हाँ, मैं शेखर कपूर द्वारा 80% निर्देशित और 20% इसके प्रोड्यूसर सित्ते हसन रिजवी द्वारा निर्देशित फिल्म जोशीले की बात कर रहा हूँ। जब जोशीले अनाउंस हुई थी दोस्तों तो इसको लेकर बहुत हाइप मचा था, क्योंकि उस वक्त सनी देओल ने बेताबा सोनी माहीवाल दी थी, अनिल कपूर ने मशाल और वो 7 दिन दी थी, मीनाक्षी शेषाद्री ने हीरो जैसी फिल्म दी थी और श्रीदेवी एक राइजिंग स्टार बन चुकी थी हिम्मत वाला और सदमा के बाद। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म बनती गई, ये लद्दाख के पटभूमि पर बनी थी और इस फिल्म का जो डायरेक्शन था, जो कास्ट क्रू था, वो बहुत से ट्रेड मैगजीन्स में इंटरेस्ट का इशू बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे प्रोडक्शन इश्यूज आ गए और लद्दाख अब एक टूरिस्ट स्पॉट है, तब इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, तो उतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो बहुत सारी चीजों में ओवर बजट हो गई फिल्म, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में झड़प हो गई। ऐसे करते करते प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने झगड़ा करके इस फिल्म को बंद कर दिया, मतलब 80% करके वो लोग ये फिल्म छोड़ के चले गए। तो उसके बाद 20%, 18 to 20% जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने खुद डायरेक्ट की। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दोनों में एक फर्क तो नजर आएगा, लेकिन इस फिल्म की एग्जीक्यूशन इतनी स्लिक है और सनी देओल और अनिल कपूर की एक्टिंग इतनी बढ़िया है और लद्दाख का बैकड्रॉप इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया था शेखर कपूर ने। अगर वो 100% कंप्लीट कर लेते, अगर वो अपने ईगो को भूल जाते तो ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। अब भी ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, कसम उड़ान झल्लेगी। जी हाँ, ये डायलॉग इसी फिल्म का है। लोगों ने डायलॉग तो याद रखा है, लोगों ने जोशीले शहजादे वो जमी के ये गाना जरूर याद रखा है, लेकिन इस फिल्म को लोग भूल गए हैं। आप प्लीज इस फिल्म को देखिए। मुझे यकीन है कि आपको शोले जितनी तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक पसंद आएगी। जोशीले एक बहुत ही अच्छी एक्शन फिल्म। इसके बाद मैं जिस फिल्म के बारे में बात करूंगा, ये बहुत ही चर्चित फिल्म है, फेमस फिल्म है, बहुत बार टीवी पर आ चुकी है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। ये थी द बर्निंग ट्रेन बाय रवि चोपड़ा। अब इस फिल्म के बारे में क्या कह सकता हूँ, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में बहुत सारे स्टंटमैन की डेथ हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म में एक ट्रेन को जलते हुए दिखाया गया था, जो कि सुपर एक्सप्रेस उसका नाम होता है। सभी ने देखी होगी फिल्म की कहानी, मैंने जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस फिल्म में इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद, इस फिल्म की कहानी में इतना नयापन होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, मेरे लिए एक मिस्ट्री है। शायद किसी लोगों को स्लो लगी होगी, शायद लोगों को मसाले ज्यादा नहीं लगे होंगे, या इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया होगा। मुझे थर्ड वजह सबसे ज्यादा प्रोबेबल लगती है, क्योंकि ये मैंने मैगजीन में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है इसका बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसकी वजह से ये शायद ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी, इसको कहने की तो मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब सूरज को दिया दिखाना होगा अगर मैं कहूँ कि इसकी स्टारकास्ट कितनी बड़ी थी।
तो सार्कास में नहीं जाते हैं, फिल्म के कुछ मोमेंट्स पे जाते हैं। ये फिल्म जेलसी की बात करती है, गुस्से की बात करती है, दोस्ती की बात करती है, प्यार मोहब्बत की बात तो करती है। मतलब एक ह्यूमन इमोशंस में जितनी सारी चीजें होती है दुनिया में, उन सारी चीजों की बात करती है। और ये ट्रेन जो है एक मेटाफर है कि आदमी अगर कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब भविष्य को या आने वाली अपनी किस्मत को आदमी कभी नहीं टाल सकता। जिसको मरना होता है वो मर जाता है, जिसको जिंदा रहना होता है वो जिंदा रह जाता है। और इस फिल्म का जो एक गाना है, इस फिल्म को भी बहुत अच्छे से समअप करती है कि पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पर आने वाले उस मंजिल पे खो जाने हैं। शाहिद साहब की बेहतरीन लिरिक्स थी। आर डी बर्मन जी का सुपर म्यूजिक था इसमें। इसका टाइटल म्यूजिक जो है बहुत ही मतलब मैं तो इस टाइटल म्यूजिक को लूप में सुनता हूँ, इतना बढ़िया था। फिल्म उस वक्त नहीं चली, इस वक्त अभी टीवी पर बहुत ही अप्रिशिएटेड होती है। आज की जनरेशन के लोग भी इस फिल्म को देखकर इसका आनंद उठाते हैं। तो आर्गुएबली बॉलीवुड की पहली डिजास्टर मूवी बॉक्स ऑफिस के रूप में भी और प्लॉट के हिसाब से भी। ये फिल्म आप जरूर देखें और इस फिल्म को अप्रिशिएट करें। तो इस फिल्म को करते वक्त जिन स्टंटमैन की डेथ हो गई है, उनकी आत्माओं को शांति जरूर मिलेगी। तो उसके बाद जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, वो फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बॉक्सर। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती थे, रति अग्निहोत्री थी, डैनी डेंजोंगपा थे, तनुजा थी, परीक्षित साहनी थे और शरद सक्सेना सबसे बढ़कर थे। क्यों मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये फिल्म जो थी मिथुन चक्रवर्ती ने खुद प्रोड्यूस की थी और उस वक्त वो काफी बड़े स्टार बन चुके थे। डिस्को डांसर रिलीज हो चुकी थी, एक दो यहाँ वहाँ और भी हिट फिल्में उन्होंने दी थी, मुझे इंसाफ चाहिए जैसी फिल्में। तो शौकीन भी आ गई थी तब तक। हाँ, तो फिर उन्होंने ये फिल्म बनाने का सोचा, प्रोड्यूस करने का सोचा और अपने दोस्त के नाम पे ये फिल्म प्रोड्यूस की। लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म होने के बावजूद, बॉक्सिंग के थीम के ऊपर बने हुए एक फिल्म के बावजूद, रिश्तों को इतनी खूबसूरती से दिखाने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। मुझे हैरानी होती है कि वो ये फिल्म नहीं चली, क्योंकि इस फिल्म में वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे जो एक अच्छी कमर्शियल फिल्म में होनी चाहिए। लेकिन राज सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मतलब डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली। इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और भी फिल्मों के बारे में बताना है। बेसिकली एक हारे हुए बॉक्सर की कहानी है जिसका बेटा चोर उचक्का बन जाता है, लेकिन उसके जीन्स में तो बॉक्सिंग रह जाती है। और एक कोच उसे देखकर किस तरह मुश्किल परिस्थितियों से उसे एक आला दर्जे का बॉक्सर बनाता है और उसके अपने ही एक स्टूडेंट से उसे लड़वा के उसे अपने अपमान का बदला भी लेता है। इसके ऊपर यह फिल्म आधारित है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और एक बार देखने के तो लायक है ही। पता नहीं ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई थी, फिर से मैं कह रहा हूँ बॉक्सर। इसके बाद और एक फिल्म आई थी तेरे मेरे सपने। ये मेरी लिस्ट में नेक्स्ट फिल्म है। ये फिल्म एक क्लासिक फिल्म थी दोस्तों। ये फिल्म गोल्डी जी ने डायरेक्ट की थी, विजय आनंद साहब ने। और ये एजे क्रॉनिन एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थे, उनकी कहानी पे ये बेस्ड है। मेडिकल प्रोफेशन को ये फिल्म एक दूसरे ही नजरिए से देखती है। इतना ही मैं कहूंगा कि इस तरह की फिल्म को भी विजय आनंद ने कितनी स्लिकली डायरेक्ट किया है। इसकी डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि बहुत सी जगह डायलॉग्स की कोई जरूरत ही नहीं है। इमेजरी और सिंबोलिज्म से ही उस सीन का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। यही तो एक बड़े डायरेक्टर की निशानी है। और इस फिल्म में विजय आनंद ने खुद भी बहुत अच्छा काम किया था। शायद उनके एक्टिंग वाइज करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। देवानंद साहब ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। गाइड के बाद उनका सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था। फिर भी ये फिल्म नहीं चली क्योंकि शायद दर्शक बदल रहे थे, दर्शक धीरे धीरे एक्शन की तरफ जा रहे थे, या उन्होंने सोचा होगा कि विजय आनंद शायद जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में बनाएंगे, चुएल थीव जैसी फिल्में बनाएंगे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया था। आज के जमाने में अगर देखा जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि ये फिल्म एक ऑल टाइम क्लासिक है। आप इस फिल्म को जरूर देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे इस फिल्म के साथ। उसके बाद जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, इस फिल्म के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। इस फिल्म का नाम था बबल गम। जी हाँ, फिल्म का नाम बबल गम है। इस फिल्म को 2011 में रिलीज किया गया था, कुछ सिलेक्ट मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हुई थी। उसके बाद ये फिल्म सीडी डीवीडी पर ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म को काफी लोगों ने बहुत इसकी सराहना की थी। रघुराम, जो रोडीज के फेमस रघुराम है, फरहान अख्तर है, उससे लेकर के और भी काफी सारे डायरेक्टर है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, सब लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। लेकिन ये फिल्म ऑब्वियसली लोगों के दिमाग से बिल्कुल हट गई है। ये फिल्म एक 14 साल के लड़के की डिलेमा की कहानी है। उसका जो बड़ा भाई है,
उसे लगता है उसके मम्मी पापा उसके बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई जो है बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो उसकी वजह से। और उसको इस सिचुएशन में उसे प्यार भी हो जाता है, प्यार में एक राइवल भी मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याओं को, टीनेज में जो समस्याएं होती है, जेलसी, सिबलिंग राइवलरी, रेजिंग हार्मोन्स की वजह से काफ़ी जगह डिस्ट्रैक्शन हो जाना, हार्ट ब्रेक, सब कुछ बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। बहुत लाइटली लेकिन बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये इस फिल्म की बहुत खास बात है। और सारे बच्चों ने इसमें बहुत कमाल का काम किया है। तो ये फिल्म शायद यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे नहीं भी है तो जंगली में इसके डीवीडीज निकले थे। अगर आपके हाथ लगे, आपके पास अभी भी डीवीडी प्लेयर है या सिस्टम में है, तो आप जरूर देखिए। मतलब कहीं भी मौका मिले, कहीं से भी मौका मिले, प्लीज ये फिल्म जरूर देखिए। खासकर जिन लोगों का जन्म 60 के दशक के अंत में हुआ था या 70 के दशक में, 70s में जो लोग पैदा हुए थे, वो लोग ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस फिल्म से। लेकिन टीनेज क्रशेस तो अब भी होते हैं, बस तब व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह नहीं होते थे। तो उस चीज को नजर में रख के, ध्यान में रख के अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, एक अंडररेटेड जेम, बबल। उसके बाद जो फिल्म जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो फिल्म जब आई थी तो उसको लेकर बहुत पब्लिसिटी हुई थी कि जीनत अमान की कमबैक फिल्म है, ये कोर्ट रूम ड्रामा है, एंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। और मुझे याद है कि लहरें पर इसके मेकिंग के सीन्स भी दिखाए गए थे। लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने के बाद ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली और बहुत सालों तक ये फिल्म तो अंडरग्राउंड थी। मतलब इस फिल्म का कोई प्रिंट भी अवेलेबल नहीं था। अभी यूट्यूब पे शायद एक प्रिंट आया है। ये फिल्म थी गवाही। ये कोर्ट रूम ड्रामा है, नाम से ही पता चलता है। इसमें स्टोरी ये है कि एक औरत है, उसको पता चलता है कि, मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने अपने मतलब लवर का मर्डर किया है, जो लवर पहले से शादीशुदा है। तो जब वो अदालत में आती है तो गवाही देने के टाइम तो बहुत टफ रहती है, लेकिन कोई आकर उसको बताता है, जो कि खुद भी एक प्राइम सस्पेक्ट है, कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया है। तो वो जब सुनती है तो बेहोश हो जाती है। तो उसके ऊपर तो मर्डर का इल्जाम पहले से ही था, तो वो बेहोश क्यों हो गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत ही ट्विस्ट से भरी हुई, बहुत ही अलग किस्म की स्टोरी लाइन है। पूरी तरह से कोर्ट रूम में ही है, बाहर भी कुछ कुछ सीन्स है, वो फ्लैशबैक में है। बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है, उत्तम जगदीश के भूल भुलैया सा ये जीवन, पंकज उदास का गाया हुआ देख के तुमको क्या होता है। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। और जिन्ना अमन की बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से ये एक है। ये इसमें आप एक एक्ट्रेस जिन्नत अमान को देख पाएंगे। थोड़ी सी एजेड हो गई थी तब वो, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वो ग्लैमरस तब भी लग रही थी। शेखर कपूर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। रंजीता का भी काम बहुत अच्छा है। जरूर देखिए फिल्म गवाही। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में बात करूंगा दोस्तों, ये फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद है पर्सनली। ये फिल्म मेरे ख्याल से बॉलीवुड के फाइनेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक है। आजकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की भरमार लगी हुई है रीजनल फिल्म्स में। बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर रहती है। लेकिन ये फिल्म जब आई थी तब साइकोलॉजिकल थ्रिलर इंडिया में एकदम पॉपुलर नहीं था। इसकी वजह से शायद ये फिल्म बहुत लोगों को कंफ्यूज कर गई और मासेस ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। कुछ क्लासेस ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। पब्लिसिटी भी स्ट्रेंजली फिल्म की ज्यादा नहीं थी। फिल्म का नाम था कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। फिल्म में थे फरहान अख्तर, दीपिका पादुकोण, शेफाली शाह और राम कपूर। तो ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत ही इंट्रोवर्टेड, इतना इंट्रोवर्टेड है कि ऑफिस में कोई से भाव नहीं देता। लोग मतलब भूल ही जाते कि वो एग्जिस्ट भी करता है। तो एक दिन वो अपनी ऑफिस की सुविधा के लिए एक लैंडलाइन फोन लेता है कि कुछ तो कम्युनिकेशन होगा, और वहां से एक फोन आता है उसके पास सुबह सुबह, मतलब एंड ऑफ द नाइट। वो भी कार्तिक ही है, उसकी कोई अंतरात्मा है जो उसे फोन करती है, फोन करके उससे बात करती है। रिकॉर्डेड वॉइस, जब जब उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि उसे कोई बीमारी है तो उसे वॉइस भी सुनवा देती है, उससे सुनवा देता है। तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो क्या हो रहा है कार्तिक के साथ? कोई कार्तिक को कार्तिक बन के ब्लैकमेल कर रहा है क्या? क्या उसके इनोसेंस का फायदा उठा रहा है? उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करके क्या उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हासिल होने वाला है? इसको देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। जो भी ट्विस्ट है बहुत ही लॉजिकल वे में कहे गए हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा था कि ये बहुत इलॉजिकल मूवी है, लेकिन यकीन मानिए मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की थी इस बारे में, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा जरूर हो सकता है कुछ लोगों के साथ। क्या हो सकता है इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। फरहान अख्तर की सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से आफ्टर भाग मिल्खा भाग।
और दीपिका पादुकोण भी तब ऑलमोस्ट न्यू कमर थी, लेकिन उनका काम भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा राम कपूर का काम बहुत अच्छा है इस फिल्म में, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। उफ तेरी अदा तो अभी भी डिस्कोथेक्स में बजते हैं, लेकिन शायद लोगों को पता भी नहीं होगा इस फिल्म से है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एंगेजिंग वन, कार्तिक कॉलिंग करते, प्लीज वॉच इट। उसके बाद जिस फिल्म के बारे में बात करूंगा तो बहुत ही चर्चित फिल्म है, लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है, जब ये 1994 में रिलीज हुई थी दोस्तों, तब ये बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। जी हाँ, अंदाज अपना अपना रिलीज हुई थी तो बिलो एवरेज गई थी। कुछ लोग तो फ्लॉप भी कहते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ बिलो एवरेज गई थी। वजह यह थी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में झड़प, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर एक्टर्स और डायरेक्टर के बीच में झड़प और एक्ट्रेसेस के बीच में झगड़ा, इन सब के चलते शूटिंग का बार बार रुक जाना। तो बाद में जब तक प्रोड्यूसर ने इसको रिलीज किया किसी तरह से, प्रोड्यूसर्स खुद के पास पब्लिसिटी करने के पास उनके पास पैसे नहीं थे। तो उस वक्त ऐसा कुछ मेथड भी नहीं था, इतना ऑर्गेनाइज भी इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस भी नहीं मिला था तब तक। तो इस वजह से शायद फिल्म का चलना थोड़ा मुश्किल हो गया और ये फिल्म जस्ट बिलो एवरेज ही रह गई। लेकिन फिल्म को बहुत बड़ी हिट होना चाहिए था। आज इस फिल्म के बारे में लोग इतनी चर्चा करते हैं, आज इस फिल्म के डायलॉग्स कल्ट हो चुके हैं। क्राइम मास्टर गोगो एक कल्ट कैरेक्टर बन चुका है। तेजा मैं हूँ, मास किधर है, इसको मार किधर है, को मास्क किधर है करके मुंबई में पब्लिसिटी की जाती है मास्क पहनने के लिए कोरोना के टाइम पे। लेकिन उस वक्त ये फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी। यही ट्रेजेडी होती है, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है जो अब कल्ट क्लासिक्स है, अब उसे क्लासिक्स कहा जाता है, लेकिन तब नहीं चली थी। ऐसी फिल्मों को इंग्लिश में कल्ट क्लासिक्स कहा जाता है। तो मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे कल्ट क्लासिक्स की लिस्ट है, ऐसी फिल्में जिन्हें आज अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब रिलीज हुई थी तब उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था। अगर आप चाहें तो मैं और एक लिस्ट लेकर फिर से हाजिर हो सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी ये लंबी स्पीच, ये इतनी सारी फिल्मों के बारे में बोलना? अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लीज प्लीज प्लीज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे जैसे टुच्चे यूट्यूबर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड नाइट और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ and most importantly, keep watching movies and immerse yourself in the magical world of movies. This is Aishwan Mehta signing off. Bye.